नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है तो इसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद खबरों को एक एक करके देख लेंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2018 का प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था। तो नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट, तीसरा है 1793 का चार्टर एक्ट और चौथा है 1833 का चार्टर एक्ट। तो आप लोग सुन रहे कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देखते हैं। उत्तर भारत में आसमान से बरसी आग और लगातार तापमान इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि लगभग 80 साल बाद दिल्ली में 48.8 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है। शाम में एनसीआर में छिटपुट बारिश ने लगाया तापमान पर ब्रेक। अब एनसीआर की हम बात करें, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन की बात हो रही, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। यह एक बहुराज्य क्षेत्र है जिसमें केंद्रीय भाग में राष्ट्रीय राजधानी है। दिल्ली एनसीआर लगभग 35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है और इसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पड़ोसी राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल हैं। तो क्या आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कितने राज्य या कितने जिले, कितने क्षेत्र एनसीआर में शामिल हैं? तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। क्यों बढ़ा तापमान? अगर हम इसकी बात करें तो 2 दिन पहले दिल्ली में पूर्व में नमी वाली हवा चल रही थी जिसमें तापमान 40 से 42 डिग्री होने के बावजूद 50 डिग्री वाली गर्म हवा का अनुभव हो रहा था। किंतु हवा दिशा बदली और पश्चिमी से पूर्व चलने लगी, तभी तो राजस्थान में आने वाली लू चलते तापमान के ऊपर भी चढ़ गया। मौसमी विशेषज्ञ विज्ञानी महेश प्लवाद ने इससे लॉ नीना इम्पैक्ट भी बताया। लॉ नीना इम्पैक्ट मतलब यही एक जो गर्म हवाएं चलती ना, उसी की बात हो रही है प्रशांत हिंद महासागर में। केरल में मानसून का आज होगा आगमन। लू चलते दिल्ली में श्रमिकों को 3 घंटे का ब्रेक दिया जाए। दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना ने भयंकर गर्मी के मद्देनजर श्रमिकों के लिए दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सवेतन छुट्टी रखने का आदेश दिया है। सवेतन का मतलब होता है उनको जो छुट्टी उनको दी जाएगी उसमें वेतन उनका मिलेगा, लेकिन उन्हें कुछ 3 घंटे का लगभग छुट्टी उन्हें दी जाएगी, ब्रेक दिया जाएगा। केजरीवाल की जमानत बढ़ाने की अर्जी शीघ्र सूचीबद्ध करने से मना। आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के सीएम ने मेडिकल जांच के लिए अंतरिम जमानत 1 सप्ताह बढ़ाने की मांग की थी। आम नेता चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत में जाए तो उन्हें 2 जून के लिए अपने समर्पण करना होगा, क्योंकि आपको पता है जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है। और उन्हें अंतरिम जमानत इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी की थी कि उन्हें चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए उन्हें यह छूट दी जाए, क्योंकि उनका कहना था कि हमें इस समय गिरफ्तार किया गया जब देश में चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है और एक बहुत बड़ा लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो उस समय उन्हें गिरफ्तार किया गया। ऐसे इन्होंने आरोप लगाए थे सरकार के ऊपर कि उन्हें इसी समय क्यों गिरफ्तार किया, इसके बाद ही गिरफ्तार कर सकते थे। तो इससे पहले की बात चल रही, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अंतिम जमानत दी है और 2 जून को इन्हें अपने आप को आत्मसमर्पण करने की बात कही है। इससे इन्होंने अपने फिर 1 सप्ताह और अंतिम जमानत को बढ़ाने की अर्जी लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी अभी तक उसमें कोई फैसला नहीं आया है। और अर्जी में इन्होंने कहा था कि उनकी सेहत की जांच कराने के लिए इन्होंने यह अर्जी लगाई थी, मतलब अंतिम जमानत बढ़ाने की बात कही थी। आज थम जाएगा 2.5 माह से जारी चुनाव प्रचार। 7वें चरण का प्रचार थमने से पहले सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी पूरी अपनी ताकत और इस चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों, वाराणसी सीट भी इसमें है शामिल। 4 जून को आएंगे नतीजे। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में जुटा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे आप लोग आम भाषा में चुनाव आयोग भी कहते हैं, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 तहत इसकी बात की गई है। इसकी जो आपको बात है, पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, संविधान मुख्य चुनाव थे, सुकुमार सेन है, और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो राजीव कुमार हैं। जिससे भी आप लोग जानते रहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कहाँ कितने सीटों पर चुनाव होगा ये कुछ यहाँ पास आंकड़े दिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश पर 13 सीटों पे, पंजाब पे 13 सीटों पे, बंगाल पे जो पश्चिम बंगाल वहाँ पर 9 सीटों पे, बिहार के 8 सीटों पे और उड़ीसा के 6 सीटों पे, हिमाचल प्रदेश के 4 सीटों पे, झारखंड के 3 और चंडीगढ़ के 1 सीटों पे चुनाव 7वें चरण में होगा।
1 घंटे में देनी होगी कैशलेस इलाज की अनुमति। ईडर ने स्वास्थ्य बीमा लेने वाले पॉलिसी धारक के हित में लाया बड़ा फैसला। डिस्चार्ज अनुरोध मिलने के 3 घंटे के अंदर करना होगा क्लेम सेटलमेंट। ईडर यानी बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की बात हो रही है। उन्होंने और क्या क्या फैसले लिए तो उनके बारे में अगर हम बात करें तो कई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी वाले पॉलिसी धारक का यह पॉलिसी चुनने का मौका मिलेगा जिसके तहत वो स्वीकार क्लेम अमाउंट प्राप्त कर सकेंगे। बीमाकर्ताओं को प्रत्येक पॉलिसी दस्तावेज के साथ एक ग्राहक सूचना पत्र यानी CRS भी देना होगा। पॉलिसी अवधि में कोई दवा नहीं होने की स्थिति में पॉलिसी धारक को बीमा राशि बढ़ाकर ले से नो क्लेम बोनस चुकाने का भी विकल्प दिया जाएगा। पानी बर्बाद करने पर 2000 का जुर्माना। जल मंत्री अतिशी सिंह ने दिल्ली जल बोर्ड के CEO को निर्देश दिया। राजधानी में 200 टीम होगी तैनाती। पाइप में गाड़ी धोना, घरेलू पानी कनेक्शन से व्यावसायिक काम को पानी में बर्बादी मना किया जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि कई ऐसे क्षेत्र जैसे केरल हो गया, कर्नाटक हो गई, ऐसे कई क्षेत्र जहाँ पे पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी है। इन जगहों की आपूर्ति करने के लिए जिस राज्य में ज़्यादा पानी उसमें थोड़ी सी इसकी लगाम लगानी होगी कि वो लोग पानी की उतना ही मतलब उसको उतना ही व्यर्थ करें जितना उनको नीड हो उस पानी की। तो इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग भी पानी का सोच समझ के उपयोग करें, ज़्यादा पानी ना बढ़ाएं ताकि जो और राज्य क्षेत्र उनको पानी आराम से मिल सके। अब देख रहे हैं आपको पूरी यहाँ राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। तो आप लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी जब 4 जून को जो परिणाम आ जाएगा तो कौन सी सरकार बनती है उसके बारे में आप लोग को अच्छे से डिटेल से बताया जाएगा और तब तक आप लोग को लिए जो भी इंपॉर्टेंट खबरें उन्हें आप लोग को प्रदान की जाएंगी। आप लोग को पता है क्योंकि इस समय पूरे नेता जो है सत्ता दल के और विपक्ष दल के सभी का बयानबाजी चल रही है और जो नेताओं की बयानबाजी इतना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होती नहीं है, तो इससे भी आप लोग अगर इंटरेस्ट हो पढ़े ना तो कोई बात ही नहीं। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी की सैन्य क्षमता बढ़ा रहा चीन। आधुनिक उपकरण और हथियार देने के साथ स्टील हेल्ड बैंकरों को निर्माण का भी करवा दी है चीनी सेना। अब आप लोग बता सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक रेखा है उसका नाम क्या है, और भारत और अफगानिस्तान और भारत चीन के बीच में जो रेखाएं खींची गई उनका नाम क्या है, जिसे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। इस समय जम्मू कश्मीर आतंकवाद को बढ़ावा देने में जुटे पाकिस्तान को चीन नियंत्रण रेखा पर सैन्य ढांचे मजबूत बनाने में मदद कर रहा है। चीन आधुनिक उपकरण, हथियार, मानव रहित विमान देने के साथ साथ पाकिस्तान के लिए स्टील हेड बंकरों का निर्माण भी करवा रहा है। पहली बार AD कैडर के 11 अधिकारियों एक साथ संयुक्त निदेशक पद पर होंगे प्रोन्नत। भारत की रुद्रम 2 मिसाइल दुश्मन की उड़ाएगी होश। रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, रेडियो फ्रिक्वेंसी यंत्र या किसी तरह का संचार सिस्टम इसके पकड़ में नहीं आ सकता। रुद्रम 2 का रेंज 300 किलोमीटर है। यह 3 से 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई से 300 किलोमीटर दूर तक प्रहार कर सकती है। फाइटर जेट में भी की जाएगी इसकी तैनाती। भारतीय वायुसेना इस मिसाइल को तेजस फाइटर जेट MS और डेविड फाइटर जेट में लगाएगी। फिलहाल यह MiG-29 और मुग जुगुआ और सुखोई विमान में भी तैनात होने लायक बनाई गई है। और इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान संगठन यानी DRDO ने बुधवार को उड़ीसा के चांदीपुर में रुद्रम 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। यह आप लोग का संपादकीय पात्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू अन्य तो की परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। ये आप लोग अगर UPSC तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप लोग सिविल सर्विस तैयारी उसलिए मेंस एंड राइटिंग तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको आर्टिकल मिल जाएंगे जिससे आप लोग अपने परीक्षा के में अपने जो आंसर है उसमें जोड़ के इसे आप लिख सकते हैं। तो आप लोग का जो प्रश्न होगा काफ़ी ज़्यादा आकर्षक होगा, तो इसे आप लोग जरूर पढ़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भारी मतदान के मायने। अब सबसे बड़ा मायने यही है कि 370 धारा जो हट गई है जम्मू कश्मीर से, उसके बाद जो 2019 में 370 धारा हटी है उसके बाद चुनाव में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली। लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं मतदान करने में। सबसे बड़ा कारण तो ये देखने को मिल रहा है। आज का जो आर्टिकल लिखा है इसी पे डिपेंडेंट है, तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद लगातार 5 साल की शांति के फल चखने के बाद कश्मीर की जनता को समझ आ गया है कि अलगाववाद और लोकतंत्र में क्या अंतर है। हालांकि ये बात दूसरी है कि कहा जाता है मोदी सरकार का 370 धारा
को खत्म करने का प्रयास की तो जम्मू कश्मीर की जनता उठ खड़ी हो गई और पूरे राज्य में खून का दरिया बह गई। जब मोदी सरकार ने 370 और 35(1) का सफाया कर दिया तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी पूरी दुनिया देख रही कितने बड़े बदलाव में इससे बाद कश्मीर ना तो किसी पत्थर फेंके और ना कोई हड़ताल की। अब ये अनुच्छेद 370 हटाने के बाद 5 साल बाद हो रहे पहले लोकसभा चुनाव में कश्मीर घाटी की जनता मतदान की और जिस प्रकार उसने पूरे उत्साह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ये पूरी दुनिया को चौंका देने वाली बात है। आपको पता है 2019 से पहले जो जम्मू कश्मीर है उसमें 370 धारा लगाई गई थी। 370 धारा हटाने के बाद का मेन मकसद ये, आपको पता है जम्मू कश्मीर से 370 धारा और जो 35(1) जो लगा था उसे 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में हटाया गया था और तब से इन्हें जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। इसलिए वहाँ पर जो पूरा नियंत्रण है वो पूरा केंद्र सरकार का देखा जाएगा। कैंसर के प्रति सजगता बने हमारी प्राथमिकता। देश में औसत 2.2 हजार लोगों रोजाना कैंसर से मौत के मुंह में समा रहे हैं। कैंसर से चीन के बाद भारत में सर्वाधिक मौतें हो रही हैं। ICMR और राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के आंकड़े बताते हैं कि भारत में कैंसर की भयावहता तदर्शपूर्ण तरीके से बढ़ रही है क्योंकि देश में 64% मरीज ग्रामीण इलाकों से आ रहे हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र पर व्यवहारिक रूप में कैंसर की पहचान करने के लिए कोई प्रमाणिक तंत्र ही उपलब्ध नहीं है। लिहाजा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से कैंसर के प्रति जागरूकता आने वाली केंद्र सरकार के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। अब देख रहे हैं लोकसभा के चुनाव के बाद अब बात यही हो रही कि अगर जो भी सरकार आएगी उसके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होगी कैंसर की जितनी भी मौतें हो रही उनके लिए कोई ना कोई उपाय या कोई ना कोई वैक्सीन की प्रयोग या कोई ना कोई वैक्सीन का लाना जरूरी है। तंबाकू से भी कैंसर होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। बहुत सी लोग इसका धूम्रपान का उपयोग करते हैं। इकोनॉमिक बेहतर स्थिति में रेटिंग सुधारने के आसार। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर ने 14 वर्षों बाद रेटिंग आउटलुक को स्थिर से पॉजिटिव किया। सरकारी खर्च में कमी और घाटे पर नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों को सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान लागू आर्थिक नीतियों को मिला समर्थन। भारत और अमेरिका बनाएंगे कम बिजली खपत वाली AC। इनकी कीमत मौजूदा 5 स्टार एयर कंडीशनर में कम होगी और आर्थिक व प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में होगी मदद में यूएस। आपको अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिलेंगी। इजराइल के समर्थन में उत्तरी निक्की हेली रॉकेट पर लिखा खत्म कर दो। अब देख रहे हैं इजराइल का समर्थन अमेरिका एक बहुत ही अच्छे तरह से करता है क्योंकि आपको पता है इजराइल के पास एक ऐसे सुपर पावर और ये उत्तर जो भी आपको पता है मिडिल ईस्ट का सबसे एक सुपर पावर कंट्री है, इसीलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा इसके पक्ष में अमेरिका आपको देखने को मिलेगा। रफाह पर इजराइल का कब्जा, सड़क रौंद रहे हैं टैंक। भीषण लड़ाई में 37 फिलिस्तीनी और 3 इजराइल सैनिक मारे गए। अब ये पूरा आप देख रहे हैं इजराइल और जो हमास का संघर्ष चल रहा है ये 7 अक्टूबर 2023 से इसका संघर्ष चला है। 7 अक्टूबर का क्यों, मतलब आपको पता है इजराइल जो लोग यहूदी धर्म के लोग हैं, तो इजराइल में जो यहूदी धर्म के लोग उनका एक महत्वपूर्ण पर्व सुकोत जो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, उसी समय हमास ने लगभग 500 मिसाइल इजराइल पर दागी थी। उसके बाद ये युद्ध काफ़ी ज़्यादा भयानक रूप ले लिया था। उसके बाद ये चढ़ा, आपको पता है वो जो युद्ध चला धर्म के नाम पर चढ़ा है क्योंकि आपको जो जेरूसलम राजधानी है इजराइल की, वहाँ एक 3 धर्मों का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। एक ईसाई और एक मुस्लिम समुदाय और एक जो यहूदी धर्म के लोग हैं उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है जेरूसलम। उसी पे लेके काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है। अब यहाँ आपको देखें पूरा स्पोर्ट्स से जुड़ी खबर मिलेंगे। T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में शामिल चाइनामैन गेंदबाज ने कहा कि गेंदबाजी में जो परिवर्तन अब किए गए वो अगर पहले कर लेते तो मुझे ज़्यादा अवसर मिलते। अब देख रहे हैं T20 शुरू होने वाला ना, उसी के लिए पे बातें चल रही हैं। यहाँ आपको परीक्षा के पांडु से जनरल नॉलेज से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। पहले हिंदी समाचार पत्र उद्दांड मार्तंड का प्रकाशन हुआ। 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा में पहले समाचार पत्र उद्दांड मार्तंड का प्रकाशन कोलकाता यानी अब कोलकाता के एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ। पंडित जुगल किशोर शुक्ल इसके प्रथम संपादक थे। वित्तीय कारणों से 4 दिसंबर 1887 को पत्र का प्रकाशन बंद हो गया था। वित्तीय यानी आर्थिक जो पैसे की मंदी उसी के बाद होते और ये एक सप्ताह में एक बार यह प्रकाशन आता था और ये हिंदी का था। और पहला जो भारत का जो समाचार पत्र है वो बंगाल गजट है, तो इसे आप लोग जानते रहिए।
4000 साल पहले भी हुई थी कैंसर के इलाज की कोशिश। विज्ञानियों ने प्राचीन मिस्रवासियों की खोपड़ी का किया था अध्ययन। सिर पर मिले कटे हुए निशान से चलता था ये पता। दर्दनाक चोटों की पहचान करने, कृत्रिम अंग बनाने और दंतों की फीलिंग करने में भी माहिर थे ये मिस्र लोग। 30 से 35 सालों के बीच पुरुषों की खोपड़ियों पर शोध किए गए। 50 साल की महिलाओं पर भी शोध किया गया। खोपड़ियों के 336 के अवलोकन से एक बड़े आकार का घाव दिखाया गया। खोपड़ी के 30 या छोटे और गोले मेटास्टेटिव घाव बिखरे हुए मिले हैं। जैसे आपको मूवीज जुड़ कर मिलेंगे, इंटरेस्ट हो पड़े ना तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न है उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी 1833 का चार्टर्ड एक्ट। तो आइए हम लोग इसका विश्लेषण देख लेते हैं। 1833 का चार्टर्ड एक्ट, यह अधिनियम ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम निर्णायक कदम था। इसके द्वारा जो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बनाने के साथ साथ उस सभी नागरिकों को और सैन्य शक्तियाँ प्रदान की गई और इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा पहली बार तत्कालीन भारत में ब्रिटिश को अधीन संपूर्ण क्षेत्र को भारत सरकार के अधिकार में लाया गया। इस अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में चुने गए थे, अतः विकल्प डी सही है। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर, एक एक्ट और है जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है, तो इसे आप लोग बताइए इसे भारत में कब लाया गया था। तो ऐसी खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग की यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।